नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में जो हमारा एक मॉक टेस्ट है जिसकी PDF हमने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी थी, उस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज को हमने शुरू किया है जिसके अंतर्गत कोशिश करेंगे हर 7 से 10 दिन में एक मॉक टेस्ट हम यहाँ पर कर सकें, प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी अच्छे से हो सके। जो PDF है आपको टेस्ट वाले दिन के मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और सॉल्यूशन शाम को यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है तो आप साथ साथ में इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि जिस सेक्शन में आप वीक हैं, जिस पोर्शन में आप वीक हैं, उसे आप मजबूत कर सकें। आपका स्कोर कितना रहा इस मॉक टेस्ट में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, चिरायु का उपसर्ग क्या होगा। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसमें जो आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो चिर शब्द है ये आयु में जुड़ा तब जाकर आपका बना चिरायु। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कुछ जगहों पर इसका आंसर चिर भी दिया गया है, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे UPSI के एग्जाम में पूछा गया था, वहां पर इसका उत्तर इसे ही माना गया है। ठीक है, अगला, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो बोलते समय या कोई वाक्य जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें लगता है सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम होगी, तो हम उस शब्द को और अच्छे से समझाने के लिए और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जैसे अगर हम लिख दें कि प्राचीन भाषा का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको और स्पष्ट करने के लिए प्राचीन भाषा और ब्रैकेट में लिख दिया संस्कृत, ताकि सामने वाले को पता चले कि हमने किस बारे में बात करी है। हम प्राचीन भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा संदर्भ किससे है, प्राचीन भाषा यानी कि संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों के समूह होते हैं, कचटतप जिनको कहा जाता है, जिसमें का वर्ग है आपका, चा वर्ग है आपका, टा वर्ग है, त वर्ग है और पा वर्ग है। कचटतप इनको कहा जाता है। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे का वर्ग से ड हो गया, चा वर्ग से आपका जिया हो जाता है, ट वर्ग से आपका अणा हो गया, ता वर्ग से न और पा वर्ग से हो गया मा। ये जो आपके पंचमाक्षर होते हैं ये अनुनासिक से बोले जाते हैं। अनुनासिक वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा यानी अधिक सांस हमारी बाहर आती है, मुंह से कम आती है। ठीक है, तो जो पंचमाक्षर होते हैं इनका उच्चारण स्थान भी अनुनासिक होता है। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प को चुनें। तो मुहावरा और उसके अर्थ को चुनना है। मुहावरा है आपका खाक छानना। खाक छानने का मतलब होता है भटकना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी चीज की बेकार में या निरर्थक खोज के चक्कर में इधर उधर भटकना, ये इसका प्रॉपर अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। अपने आप को धोखा देने वाला यानी वह व्यक्ति जो स्वयं को मूर्ख बनाता हो या जो अपनी वास्तविकता से अनजान बना रहता हो जानबूझकर, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है आत्मवंचक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करता हो उसके लिए कहा जाता है आत्मश्लाघा। जो व्यक्ति स्वयं को पीड़ा देता हो उसे कहा जाता है आत्मपीड़क, और जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करने वाला हो, अपने अलावा किसी दूसरे को कुछ समझता ना हो, उसे आत्मवादी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर 4 साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारी कोशिश है इस सीरीज में कि हिंदी के ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन है उनमें प्रीवियस ईयर या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मिले। ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 में हुआ था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का आप सभी जानते हैं वर्ष 1900 में हुआ था, उत्तराखंड में ही इनका जन्म हुआ था।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, इनका जन्म 1896 को माना जाता है। 1899 भी है और 1896 भी इनका जन्म है, ज़्यादातर 96 को माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो 1889 में इनका जन्म हुआ था। सही क्रम में लगाना है, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत और फिर महादेवी वर्मा, यानी 4 3 2 1 इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा दीपक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, दीपक का पर्यायवाची शब्द होते हैं दिवला, प्रदीप, दिया। ये सारे के सारे दीपक के पर्यायवाची शब्द हैं। जो दिवा शब्द होता है ये आपके ज़्यादातर दिन या दिवस के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूध के नीचे रेखा खींची गई है यहाँ पर, और आपको बताना है दूध शब्द का तत्सम शब्द, यानी कि दूध शब्द क्या है? ये एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ, और ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें तत्सम कहते हैं। जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में लिखा जाता है दुग्ध, ठीक है, हिंदी में हम आमतौर पर इसे दूध लिखते हैं। तो दूध का तत्सम शब्द क्या है? दुग्ध है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? तो पक्षी उड़ रहे हैं यानी वर्तमान में कोई काम हुआ है, और उड़ रहे हैं यानी कि वर्तमान में जो काम चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि उड़े थे या उड़ चुके हैं, यहाँ पर है पक्षी उड़ रहे हैं, यानी क्रिया वर्तमान में हुई और अभी भी हो रही है। जब ऐसा होता है, जब क्रिया वर्तमान की हो और अभी भी हो रही हो ऐसा प्रतीत हो, वहां पर अपूर्ण वर्तमान होता है कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, चल रही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, ये व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र है। जब कोई शब्द किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे कहा जाता है विशेषण। यहां पर ये जो दुष्चरित्र शब्द है ये विशेषण है। ठीक है, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना किस अलंकार का लक्षण है? यानी साधन वहां पर मौजूद है और जिस चीज के लिए वो है फिर भी कार्य का ना होना, ये कौन सा अलंकार होता है? ये विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहां पर कारण रहता है, जहां पर साधन रहता है, उसके बाद भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई वाक्य होगा कि मछलियां पानी में प्यासी हैं, तो प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, साधन वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद जो उनकी प्यास बुझाने वाला कार्य है वो नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के अलंकारों में जहां पर साधन के होते हुए भी यानी कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, उनमें होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य में क्रिया या विशेषण इनकी विशेषताओं को बताते हैं। जो क्रिया विशेषण होता है ये क्रिया की विशेषता भी बताता है, विशेषण की भी बताता है, और किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को भी बताता है। इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है, अर्थ के आधार पर, इसके अलावा रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। और प्रयोग के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। आपको रूप के आधार पर पूछा है, 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, कृतज्ञ शब्द यानी कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ का अर्थ होता है आभार को मानने वाला। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है? जो आभार को ना माने, यानी उसके लिए शब्द होता है कृतज्ञ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कृपण का मतलब कंजूस होता है, कुटिल का मतलब कपटी व्यक्ति होता है, कपटी यानी कि धोखेबाज। तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, अगला,
निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। वाक्य दिया है, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। इस वाक्य में किस प्रकार की गलती है, किस प्रकार की त्रुटि है? कारक संबंधी है, संज्ञा संबंधी है, वचन संबंधी है या लिंग संबंधी है? देखिए, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, तो क्रिया जो होनी है वो अभी हुई नहीं है, क्रिया होनी है। हमने जो ये शब्द है आपका, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब क्रिया पूरी हो चुकी हो, कि हमने यह कार्य जल्दी पूरा किया। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, यहां पर क्रिया अभी हुई नहीं है, यहां पर आएगा हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो यहां पर जो करने वाले हैं और जो क्रिया है, इसके बीच में गलत संबंध दिया गया है। यहां पर जो कर्ता होगा वो हमने की जगह पर हमें आएगा। तो यहां पर गलती कौन सी वाली है? हमें आना था, हमने आ गया, कारक यहां पर गलत आ गया। क्रिया और कर्ता के बीच में सही कारक का इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने की जगह पर हमें आना था। तो यहां पर कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरि के पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं, यानी यहां पर तुलना करी गई है। यहां पर भगवान हरि के पैरों की तुलना कमल के साथ करी गई है, कमल पुष्प के साथ करी गई है। तो कहां पर होता है? जहां पर उपमा दी जाती है कि यह इस तरह है, तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? पत्रों को लेकर भी आपसे ऐसे सवाल बन जाते हैं। जो शासकीय पत्र होते हैं इनमें पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर की तरफ प्रेषक पदाधिकारी का नाम, उनका पदनाम, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है इसका सगुण काव्य धारा और एक है निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, तो भक्ति काल को सगुण और निर्गुण 2 भागों में बांटा गया है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 शाखाएं आती हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्ण आश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख अनुयायी कौन रहे? तो वो हैं तुलसीदास। और कृष्णाश्रयी जो शाखा है उसके प्रमुख अनुयायी कौन रहे हैं? सूरदास रहे हैं, मीराबाई रही हैं, रसकान रहे हैं। ठीक है, ये पेपर में आया था कि जो तुलसीदास थे वे किस शाखा से संबंधित थे? तो राम आश्रयी शाखा। और जो सूरदास थे, मीराबाई थी, वो किस शाखा से संबंधित हैं? कृष्ण आश्रयी शाखा। ऐसे ही निर्गुण काव्य धारा है, इसके अंतर्गत भी 2 धाराएं हैं। एक है आपकी ज्ञान आश्रयी शाखा और एक है प्रेम आश्रयी शाखा। जो प्रसिद्ध कवि रहे कबीरदास, वे किसके अनुयायी थे? वे ज्ञान आश्रयी शाखा के माने जाते हैं। और पद्मावत के 2 रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वे प्रेम आश्रय के माने जाते हैं। ठीक है, तो कभी इनके जो प्रमुख रहे हैं, किस शाखा से किसका संबंध रहा है, वो पूछ लेता है। ये सभी के सभी किसके पाठ हैं? सगुण और निर्गुण काव्य धारा के, जिनमें बांटा गया है भक्ति काल को। निम्न में से कौन कलाधर उपनाम से ब्रज भाषाएं में कविताएं लिखते थे? तो कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कविताएं कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद लिखते थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी ब्रज भाषा की कविताएं संकलित की गई हैं चित्राधार में। क्वेश्चन आएगा, चित्राधार किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं। इनको 1955 में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था जो हिंदी के लिए दिया गया था, वो दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए यह पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य के लिए यह दिया गया पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? तो देखिए, जो प्रारंभिक काल है हिंदी भाषा का, इसे आदिकाल के नाम से किसने कहा? इसे दिया था यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
देखिए, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम से संबोधित किया गया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने वीर गाथा काल कहा। जो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने इस काल को बीज वपन काल कहा। जॉर्ज गियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा, इसको भी ध्यान रखना। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा। एक नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के काल को आदिकाल के नाम से, हिंदी भाषा के प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है? तो इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा है? आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। चंपावत यहाँ पर है नहीं। चंपावत के बाद दूसरा सबसे छोटा जनपद जो है उसका क्षेत्रफल है 1984 और यह है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो हमारे 3 सबसे छोटे जनपद हैं, उन छोटे जनपदों के नाम याद कर लीजिए, बी, आर और सी। बागेश्वर इस सूची में आता है, उसके बाद रुद्रप्रयाग है और फिर सबसे छोटा चंपावत है, ठीक है। बागेश्वर का क्षेत्रफल लगभग 2246 वर्ग किलोमीटर है और चौथा है यहाँ पर हरिद्वार। तो ये हमारे 4 घटते हुए क्रम में सबसे छोटे जनपद हैं। चौथे सबसे छोटा जनपद हरिद्वार है, तीसरा सबसे छोटा जनपद बागेश्वर, दूसरा सबसे छोटा जनपद रुद्रप्रयाग और सबसे छोटा जनपद चंपावत। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आपकी आई है 18वीं वन रिपोर्ट, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? देखिए, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जनपद है हमारा चंपावत और सबसे कम वाला कौन सा है? वो है उधम सिंह नगर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो 17वीं रिपोर्ट थी, इससे पहले वाली रिपोर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा 1% नैनीताल का था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 18वीं रिपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा 1% चंपावत में है, 69% के अराउंड है, ठीक है। और उधम सिंह नगर में सबसे कम है, लगभग 19.5% के करीब। अगर एरिया वाइज पूछेगा तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पौड़ी में है वनों का, सबसे कम उधम सिंह नगर। वन रिपोर्ट के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी लाखा मंडल की गणपति जी की मूर्ति की विशेषता नहीं है? लाखा मंडल से हमें गणेश जी की एक विशेष मूर्ति यहाँ पर मिली है। उस मूर्ति में क्या क्या विशेष है वो आपसे पूछा गया है। मूर्ति के 4 हाथ और 4 सिर हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो कथन है कि इस मूर्ति पर गणपति पर मोर सवार है, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा करेक्ट करना, इस मूर्ति पर गणपति मोर पर सवार है, तो ये सही है। इस मूर्ति पर दक्षिण कला का प्रभाव देखने को मिलता है, ये वाला भी आपका सही है। तो यहाँ पर क्या विशेषता नहीं है? पहला वाली विशेषता नहीं है। देखिए, गणपति जी की ये मूर्ति जो हमें मिली है, यह मोर की पीठ पर सवार है। दोनों तरफ 2 मोर हमें साथ में देखने को मिलते हैं। मूर्ति के 4 हाथ और 6 सिर यहाँ पर दिखाए गए हैं, 4 सिर नहीं, ठीक है। इस मूर्ति पर दक्षिण भारत का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यह मूर्ति लगभग 12वीं शताब्दी की मानी जाती है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? ये वाली, ऑप्शन ए। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह ने शुरू करी थी, ठीक है। स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संबंध में नगर कोटियों का नरसंहार निम्न में से किस गोरखा सुब्बा ने करवाया था? तो देखिए, नगर कोटियों का नरसंहार ये करवाया था काजी नरसाही ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 1793 के आसपास इसे यहाँ का गोरखा सूबेदार बनाया जाता है। इसको यह आशंका थी कि नगर कोटी में जो भी लोग बाहर के आके वहाँ पे निवास कर रहे हैं, वे वहाँ की जनता को गोरखाओं के विरुद्ध भड़का रहे हैं। तो इसने उन सभी की पहचान करने को कहा अपने लोगों को, और सभी की पहचान करने के बाद एक रात में सभी लोगों को इसने मरवा दिया। किससे संबंधित है? काजी नरसाही। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। यमुना नदी जो है, इसकी सहायक नदी कौन सी है इनमें से? यमुना की सहायक नदी है कमलगाड़, यानी पहले का हो जाएगा 3। गंगा की सहायक नदी है सोलानी, यानी कि 1। कोसी की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, यानी कि 2। और काली नदी की हो जाएगी रमलगाड़, यानी कि 4।
तो 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर होना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जो डोईवाला क्षेत्र है आपका देहरादून का, यह अच्छे किस्म के चूना पत्थर के लिए फेमस है। पहले का हो जाएगा 1। जो चंडाक क्षेत्र है आपका पिथौरागढ़ का, यह मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। दूसरे का हो जाएगा 2। जो रंजघेवा क्षेत्र है टिहरी का, यह फॉस्फोराइड या फॉस्फेट के लिए फेमस है, यानी तीसरे का होगा 4। और फिर जो थपीला क्षेत्र है देहरादून में यह आता है, ये जिप्सम के लिए फेमस है, यानी कि 3। 1, 2, 4, 3 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी। किस वर्ष कंपनी सरकार और गढ़वाली राज्य के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार और गढ़वाली राज्य यानी कि जो टिहरी रियासत उस समय थी, इनके बीच में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कब करी गई? ये करी गई 1828 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करी थी? कुछ जगहों पर 1916 है, 1919 है, अलग अलग इसके वर्ष दिए गए हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने कि डोरी पैमाइश राजस्व व्यवस्था किससे जुड़ी हुई है? नरेंद्र शाह से, और इनके काल में यह व्यवस्था जोत सिंह नेगी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और राजस्व व्यवस्था को हमने देखा था, जूलिया पैमाइश, जिसे नजरअंदाजी व्यवस्था भी कहते हैं, ये प्रताप शाह के काल में हुई थी। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल के बारे में निम्न में से सही कथनों का चयन करें। मोनाल के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? देखिए, मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनेस है, पहला आपका सही है। मोनाल पक्षी किसी चट्टान अथवा पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। जो मोनाल पक्षी होता है यह अपना घोंसला नहीं बनाता है, यह पेड़ों पर या जो चट्टानों में छेद रहते हैं उनमें जाकर यह अंडे देती है। ठीक है, घोंसला अपना नहीं बनाती है। मोनाल का प्रिय भोजन केदारपाती है, ये गलत हो जाएगा। मोनाल का प्रिय भोजन आलू होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 1838 में किस अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था? तो देखिए, 1838 में किस अधिकारी को चाइना भेजा गया चाय से संबंधित जानकारियां लाने के लिए? ये भेजा गया था फॉर्च्यून को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और फिर 1850 में चाइना से एक विद्वान मंगाया गया था, एसआई वांग, वो पेपर में आया है, ये वाला आ सकता है। किस वर्ष कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य एवं फलदार पेड़ों का पहला कैटलॉग प्रकाशित किया गया था? जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है, चौबटिया में इसे स्थापित किया गया था, चौबटिया उद्यान इसको कहते हैं। इसका जो पहला कैटलॉग आया था ये 1893 से 95 के दौरान आया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो दूसरा कैटलॉग आया था वो 1899 के आसपास आया था। ठीक है, इसके बाद में एक और कैटलॉग आया 1924 में। तो इन 3 को आपने ध्यान रखना है। ये वाली तिथि पेपर में पूछी जा चुकी है, ये वाला सवाल प्रीवियस ईयर का है, हो सकता है पूछ ले दूसरा कैटलॉग कब आया था। ठीक है, कुमाऊं वाटर रूल्स से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। देखिए, कुमाऊं वाटर रूल्स की बात करते हैं। ये कब आए थे? कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में आए थे। कुमाऊं जल नियम, कई बार इनको लेकर सवाल बना है। चलिए देखते हैं। ये नियम 1874 के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत बनाए गए थे। जो ये अधिनियम था, ये जो कानून बने थे कुमाऊं जल नियम, ये आए थे 1874 के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत, और ये बने थे कब? 1917 में। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है। इसके तहत पेयजल सिंचाई घराटों का पानी सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया। क्या ये सही है? ये जो कुमाऊं जल नियम बनाए गए थे, इसके माध्यम से सिंचाई और घराटों इनको सरकार के नियंत्रण में लाया गया था, पेयजल को नहीं। तो सेकंड वाला कथन आपका गलत होगा। ठीक है, इन नियमों में 1930 में संशोधन किया गया, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। केवल सेकंड वाला कथन आपका गलत है। जो कुमाऊं जल नियम थे 1917 में आए, 1874 के एक्ट के अधीन आए थे ये। इन नियमों के अनुसार जो घराट होते थे यानी जो पंचक्कियां थी और जो सिंचाई की नहरें होती थी, उनके निर्माण के लिए अब आपको अंग्रेजों से अनुमति लेनी होगी। तो सिंचाई की नहरों को और घराटों को किसके कंट्रोल में कर दिया? अंग्रेजों के कंट्रोल में कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें 1930 में संशोधन इन नियमों में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
इनमें से क्या पौड़ी जनपद में स्थित है? झिलमिल गुफा आपकी कहाँ पर है? झिलमिल गुफा आपके पौड़ी में पड़ती है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र ये आपके हरिद्वार में है। झिलमिल ताल आपके चंपावत में है। पूछा है पौड़ी में क्या है? झिलमिल गुफा। पौड़ी स्थित खरारी घाटी किस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, खरारी घाटी कहाँ है? पौड़ी में। ये जिप्सम के लिए फेमस है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा पौड़ी में एक जगह और है जिसका नाम है धनपुरी डोबरी, पूछी जा सकती है। ये किस खनिज के लिए फेमस है? ये तांबे के लिए फेमस है। ठीक है। देहरादून स्थित रामपुर मंडी के पास यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो रामपुर मंडी के में देहरादून में कौन सी नदी यमुना में मिल जाती है? ये मिलती है आसन नदी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यानी आसन और यमुना का संगम कहाँ पे होता है? देहरादून के रामपुर मंडी के नजदीक में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। बगवाल मेले की विशेषता पाषाण युद्ध है, क्या ये सही है? पहला तो आपका बिल्कुल सही है। यह मेला बाराही देवी मंदिर में आयोजित होता है, ये कथन भी आपका सही है। हर साल यह मेला चंपावत में जो देवीधुरा में बाराही देवी मंदिर है वहां पर लगता है। ठीक है। बगवाल मेला हर साल मकर संक्रांति पर लगता है, गलत हो जाएगा, रक्षाबंधन के अवसर पे लगता है, ना कि मकर संक्रांति। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला आपका गलत है। ठीक है। किस चंद शासक ने कुमाऊं को मुगलों का एक करद राज्य बना दिया था? यानी किस कुमाऊं के शासक ने, किस चंद शासक ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो वो कौन सा था? रुद्रचंद था। ऑप्शन ए। ठीक है। लगभग 1587 के आसपास ये मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, अकबर से मुलाकात करता है, फिर 1588 में लाहौर में इसकी अकबर से मुलाकात होती है। तो देवप्रयाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है। पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है कि जो आपकी अलकनंदा है और भागीरथी है ये दोनों आकर मिलती हैं देवप्रयाग में और फिर गंगा नदी बनती है। ठीक है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है काफी ऐतिहासिक मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। रघुनाथ मंदिर को 9वीं शताब्दी का माना जाता है, ना कि 10वीं। छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन क्योंकि मंदिर से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके जो बनते हैं, परमार वंश का जो प्राचीनतम ताम्रपत्र मिला जगतपाल का वो यहीं से मिला। इसके अलावा जयकरी शाह का संबंध भी यहाँ से है, उनकी मृत्यु इसी मंदिर में हुई थी। द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना हुआ है, तो इसको आपने ध्यान रखना है ये कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का। तो सेकंड वाला आपका गलत है। यहाँ पर वशिष्ठ कुंड और ब्रह्मकुंड, दो कुंड कटाव के कारण बने हुए हैं। अलकनंदा नदी की ओर एक कुंड बना हुआ है वशिष्ठ कुंड, और एक कुंड भागीरथी की ओर बना हुआ है ब्रह्मकुंड, ये भी सही है। देवप्रयाग 4 शिव मंदिरों से घिरा है जो क्षेत्रपाल के रूप में जाने जाते हैं। जो देवप्रयाग है हमारा, ये 4 प्रमुख शिव मंदिरों से घिरा हुआ है जो इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। तो ये वाला भी आपका सही है। ठीक है। केवल सेकंड वाला गलत है, जहां जहां पर सेकंड है वो एलिमिनेट होगा, केवल ऑप्शन ए। ठीक है। उत्तराखंड के पंचबद्री में कौन कौन शामिल हैं? तो उत्तराखंड में पंचबद्री हैं। पंचबद्रियों में बद्रीनाथ धाम है, आदि बद्री है, बृहद बद्री, योगध्यान बद्री और भविष्य बद्री शामिल हैं। उत्तराखंड राज्य के मेलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। देखिए, श्रावणी मेला ये कहां पर लगता है? श्रावणी मेला आपके हर साल अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ठीक है। जागेश्वर धाम में 1 महीने तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। श्री पूर्णगिरी मेला ये लगता है चंपावत में। ठीक है। यानी दूसरे का डी हो जाएगा। अन्नपूर्णा शिखर में जो अन्नपूर्णा मंदिर है चंपावत में, टनकपुर के नजदीक, वहां पर यह मेला लगता है। इस मेले के बारे में पूछा गया था किस अवसर पे लगता है? तो चैत्र नवरात्र के अवसर पर यह मेला लगता है। ठीक है। थल मेला की बात करते हैं। थल मेला आपके पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग शहीद हुए थे उनकी स्मृति में यह मेला लगता है। 13 अप्रैल 1940 को इस मेले की शुरुआत होती है। ठीक है। थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़। बिस्सू मेला की बात करें, बिस्सू मेला आपके उत्तरकाशी में लगता है। जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है। उत्तरकाशी में भी यह मेला लगता है। धनुष बाण युद्ध के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है।
तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का अल्मोड़ा है तो 1 हो जाएगा यानी कि ए आ जाएगा। दूसरा है श्री पूर्णगिरी मेला, ये चंपावत में लगता है यानी कि डी हो जाएगा। फिर है आपका थल मेला पिथौरागढ़ यानी कि सी हो जाएगा। और फिर बिस्सू मेला यानी कि बी हो जाएगा। ADCB ये इसका सही आंसर है। कहां पर है ADCB, ये रहा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, कतुरी शासक के अधिकारी और उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची का मिलान करना है। कतुरी काल में जो छूतक नामक अधिकारी होते थे ये क्या काम करते थे, किस चीज से संबंधित होते थे? छूतक नामक अधिकारी आपके दूत होते थे। ठीक है, जो घटपाल होते थे ये कौन होते थे? सीमाओं के रक्षक। विषयपति क्या होते थे? कतुरी काल में विषयपति जो होते थे आपके जिलों के प्रमुख को कहते थे, यानी तीसरे का डी वाला है। पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है आपका और चौथे का सी हो जाएगा। शौल्किक जो होता था कर अधिकारी होता था। तो ABDC इसका सही आंसर है। ABDC आपके यहां पर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पर्वतीय क्षेत्रों में धुरपौली किसे कहते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पटालों की पंक्तियों को कहा जाता है धुरपौली, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुराने समय में गांवों के क्षेत्रों में खासकर मकानों की छत के लिए से प्लेन पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता था, इन्हीं को कहा जाता है पटाल। ठीक है, पटालों की पंक्तियों को कहा जाता है धुरपौली। अच्छे किस्म के पाथर और पटाल के लिए कौन सा जनपद फेमस है? ये पेपर में आया था, अल्मोड़ा फेमस है। ठीक है, द्वितीय केदार मदमहेश्वर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? जो द्वितीय केदार है मदमहेश्वर नाथ, इनका मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह मंदिर पांडव शैली में बना हुआ है, मदमहेश्वर नाथ मंदिर। इन्हें दूसरे केदार के रूप में माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की मध्य भाग की यानी उनके नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, शीतकाल में मदमहेश्वर नाथ की पूजा कहाँ पर होती है? कमेंट बॉक्स में आपने इसका जवाब देना है। नैनीताल स्थित पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम क्या है? जो पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके नैनीताल में है, इसका नया नाम सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नमक आंदोलन के दौरान राज्य में सर्वप्रथम किस स्थान पर नमक कानून भंग किया गया था? तो जब नमक आंदोलन चला पूरे देश में, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। इसी दौरान देहरादून में उत्तराखंड में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक महिला या खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? तो इनमें से किसे अंग्रेजों ने अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति कहा? यह कहा था सरला बहन को, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई तो उसमें सरला बहन के द्वारा भी भाग लिया गया। महात्मा गांधी की ये शिष्य थी। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम इन्होंने स्थापित किया था उसी समय, उसी के आसपास 1941 में। जो आंदोलनकारी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उनके परिवार की महिलाओं को ये प्रेरित कर रही थी, उनको और ज़्यादा हिम्मत ये दे रही थी। साथ में जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहे थे आंदोलनकारी, उनके लिए कुमाऊं के जो कमिश्नर था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, एक्टन उसका नाम था, उससे भी इन्होंने मुलाकात करी। अंग्रेज इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे कि क्यों ये आंदोलन में प्रेरित करती हैं लोगों को, क्यों ये भारतीयों की ओर से लड़ रही हैं या उनकी ओर की पैरवी कर रही हैं, क्योंकि थी ये अंत में एक ब्रिटिश नागरिक थी, लेकिन समर्थन ये किसका करती थी? महात्मा गांधी का करती थी, भारतीयों का करती थी। अंग्रेज़ों को काफ़ी दिक्कत इनको हैंडल करने में हुई, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति तक कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? जो फेमस नल दमयंती ताल है जिसकी आकृति अश्वखुर के समान है, ये आपके नैनीताल में है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। झिलमिल ताल किस जिले में है? अभी हमने देखा था झिलमिल ताल चंपावत में है, ऑप्शन डी। अप्सरा ताल जिसका नाम इससे प्रेरित है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, यह उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो अप्सरा ताल हिमालय की अप्सराएं यहाँ पर स्नान करती हैं ऐसा माना जाता है, आपके टिहरी गढ़वाल में है, बूढ़ा केदार के नज़दीक। ठीक है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? देखिए, गंगोत्री से लेकर, गंगोत्री यानी गौमुख से लेकर के देवप्रयाग तक भागीरथी की जो कुल लंबाई है वो 205 किलोमीटर है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
देवप्रयाग में ये गंगा नदी बन जाती है और फिर हरिद्वार तक जाती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। ठीक है, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो भिलंगना नदी का उद्गम है आपका खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी से ये आती है और जो पुराना टिहरी था जो बांध में डूब चुका है वहां पर भागीरथी से संगम करती है। नंदा देवी राजात यात्रा के दौरान कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी की डोलियों के साथ यात्रा में कहां पर से शामिल होते हैं? देखिए, नंदा राजात यात्रा जो है, यात्रा से संबंधित कई सारे एमसीक्यूज हमने बलूदी जी वाली सीरीज में भी कवर किए। नंदा राजात यात्रा कई सारे पड़ावों में होती है। ऐसे ही एक पड़ाव आता है नंदा राजात यात्रा का 10वां पड़ाव। 10वें पड़ाव है आपका नंद केसरी। फेमस इसलिए है कि इस जगह पर जो गढ़वाल के लोग अपनी अपनी कुल देवियों की डोलियों के साथ जाते हैं, इनके साथ कुमाऊं के लोग भी शामिल यहाँ पे होते हैं अपनी अपनी कुल देवी की डोलियों के साथ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर है यहाँ कोसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, नानक मत्ता जो उधम सिंह नगर में है, इनका प्राचीन नाम क्या है? देखिए, नानक मत्ता जो है इसका प्राचीन नाम है आपका बख्शी, तपेड़ा और सिद्धतमा। ये सभी के सभी प्राचीन नाम है किसके? नानक मत्ता के। ठीक है, नानक मत्ता का प्राचीन नाम बख्शी है, अन्य नामों में तपेड़ा भी आता है, सिद्धतमा नाम भी आता है। ठीक है, यहां तक माना जाता है कि नानक मत्ता नाम पढ़ने से पहले इस जगह का नाम सिद्धतमा था, उससे पहले तपेड़ा और उससे भी पहले बख्शी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्न में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त होती है? तो किस प्रकार की कृषि ज्यादा उपयुक्त होती है ढलान वाली भूमि पर? सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन बी, सिंपल सा सवाल। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है, नैनीताल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। कब इसे बनाया गया था? तो 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, रामनगर को बसाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? तो रामनगर की स्थापना या रामनगर को बसाने का जो श्रेय है वो हेनरी रैमजे को जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मानस खंड में अल्मोड़ा के लिए क्या कहा गया है? तो देखिए, अल्मोड़ा के कई सारे नाम हैं। अल्मोड़ा को आलमनगर भी कहा जाता था, मुगलों से जब प्रभावित थे यहाँ के राजा। इसके अलावा मानस खंड में अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहते हैं, अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर इस उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैत क्या है? तो उत्तराखंड में मैत का संबंध किससे है? मैत आपके भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवासों को मैत कहते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। शीतकाल में ये निचले इलाकों में आ जाते हैं और ग्रीष्मकाल में उचले इलाकों में चले जाते हैं। जो इनके शीतकालीन आवास हैं उनको गुंडा या मुंसा कहते हैं और जो इनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको मैत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? देखिए, हुमायूं की मृत्यु जो उसने दिल्ली में अपना एक पुस्तकालय बनाया था वहां की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। उस समय अकबर जो था वो पंजाब में मौजूद था। पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक वहीं पर कर दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बाजार को प्रायः क्या कहते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है आपने सिंपल ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसे कहते हैं, यानी जो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर एनएनपी होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। हमने पढ़ा था जब हमने नेशनल आय इनकम वाले चैप्टर को देखा था इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय आय में आपकी जीएनपी शामिल है, जीडीपी आपकी शामिल है, एनएनपी आपकी शामिल है और एनडीपी आपकी शामिल है। ठीक है, इन सभी में जो वास्तविक नेशनल इनकम मानी जाती है, राष्ट्रीय आय मानी जाती है, वो एनएनपी को मानते हैं। हर चीज को दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, या तो फैक्टर कॉस्ट पर यानी साधन लागत पर, या फिर मार्केट प्राइस पर यानी बाजार मूल्य पर। जो एनएनपी है इसको भी इन्हीं दोनों पर आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जो असली वाली मानी जाती है एनएनपी के अंदर भी, वो फैक्टर कॉस्ट वाली मानी जाती है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में। अमेरिका इसमें शामिल हुआ था 1941 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
अमेरिका ने सेकेंड विश्व युद्ध में खुद के शामिल होने की घोषणा 8 सितंबर 1941 को करी थी। इसको आपने ध्यान रखना है। देखिए 7 सितंबर को यानी एक दिन पहले अमेरिका का जो नौसैनिक अड्डा था हवाई द्वीप पर, उसके ऊपर जापान ने आक्रमण किया था, जिसके बाद अगले ही दिन अमेरिका ने खुद को विश्व युद्ध में घोषित कर दिया था। ठीक है, तो लड़ाई शुरू होती है 39 में। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 में शामिल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस समय वहां का राष्ट्रपति था। ठीक है, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इन घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। देखिए, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा। वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था 1498 में। ठीक है, भारत आने वाला, समुद्र मार्ग से आने वाला ये पहला यूरोपीय यात्री था। ये दूसरी बार भी भारत आया था और दूसरी बार ये 1502 में आया था। ठीक है, तीसरी बार भी आया था, ये 1524 में तीसरी बार आया था, तब पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। ठीक है, वॉन्डिवॉस का निर्णायक युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनती है और विद्रा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। इन सभी घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? वास्को डी गामा का भारत आना। ठीक है, यानी कि एक सबसे पहले आएगा। 1502 में यह आया था दूसरी बार। इसके बाद क्या हुआ? 1502 के बाद 1600 ईस्वी, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यानी कि 3। 1600 के बाद 1759 और 1760 है, तो 59 वाली घटना पहले आएगी। 59 में हुआ था वेद्रा का युद्ध और फिर 60 में हुआ वॉन्डिवॉस का युद्ध। 1 3 4 2 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसे संदर्भित करता है? ऋग्वेद में कई सारे परिच्छेदों में, कई सारे आलेखों में अघन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये किसके लिए हुआ है? ये गाय के लिए हुआ है। गाय को अघन्य कहा गया है, यानी न मारे जाने वाला पशु। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कोचीन को कोयंबटूर से जोड़ता है? देखिए, कोचीन को कोयंबटूर से जोड़ता है आपका पालघाट दर्रा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो पालघाट दर्रा है ये केरल में स्थित है, कोचीन को कोयंबटूर से जोड़ता है। एक पेपर में सवाल आया था कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में है? लोकेशन नहीं पूछी थी, पहाड़ी पूछ ली थी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है आपका पालघाट दर्रा। ठीक है, जो थाल घाट है ये महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा ये आपके महाराष्ट्र में है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रे की बात करें, ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम और मदुरै, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम को और तमिलनाडु के मदुरै को जोड़ता है। यानी केरल और तमिलनाडु के बीच में कौन सा है? आप कहेंगे सेनकोटा दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है दिल्ली के? इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है फुतुहात ए फिरोजशाही के नाम से वो इसने खुद लिखी है। ठीक है, निम्न में से क्या फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इनमें से क्या फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पंचमहल वहां पर है, सलीम चिश्ती का मकबरा वहां पर है, मरियम पैलेस वहां पर है। मोती मस्जिद 2 जगहों पर मुगलों ने बनाई थी, एक बनाई थी आगरा के किले में, एक बनाई थी दिल्ली के लाल किला में। ठीक है, आगरा के किला में शाहजहां ने बनाई थी, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी। तो मोती मस्जिद आपके फतेहपुर सीकरी में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित माना जाता है मेहरगढ़ को। यहां से जो हमें घरों के अवशेष मिले हैं वे वर्गाकार और आयताकार हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती है। नॉर्मल सदस्यों के तौर पर ये शपथ लेते हैं और फिर जब सभी शपथ ले लेते हैं फिर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। कोई अलग तरह की शपथ नहीं दिलाई जाती। ठीक है, रेड डाटा बुक का पहला प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, जो रेड डाटा बुक है वो ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देती है जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, इसका पहला प्रकाशन 1964 में किया गया था। इस बुक को कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा इसे जारी किया जाता है। जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है वो इसको जारी करता है। IUCN 1948 में बना था। ठीक है,
राष्ट्रपति, इसे यहाँ पर राष्ट्रपिता करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध के कब पूरे देश में हड़ताल आयोजन किया गया? तो रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल आयोजित करी थी महात्मा गांधी ने? ये करी थी 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 घटनाएं दी गई हैं, चलिए देखते हैं। जो अगस्त प्रस्ताव है ये कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आपके 8 अगस्त 1940 में आया था। ठीक है, INA मुकदमा, लाल किला मुकदमा के नाम से इसे जाना जाता है, ये 1945 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ और रॉयल इंडियन नेवल विद्रोह ये आपके 1946 में हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ है? अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1 होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 3 हो जाएगा, फिर INA मुकदमा यानी कि 2 और फिर 4। 1 3 2 4 सही आंसर होगा। 1 3 2 4 ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किन समितियों के द्वारा स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया था? देखिए, त्रिस्तरीय किसने सुझाव दिया था? हमने जब पंचायती राज को देखा उसमें सभी समितियों की बात करी, उसमें हमने अशोक मेहता समिति की बात करी थी कि इसने कितने स्तर पर पंचायती राज की सिफारिश करी थी? इसने 2 स्तर पे करी थी। ठीक है, इसने कहा था 2 स्तर पर होनी चाहिए। बाकी जितनी समितियां थी लगभग सभी ने 3 स्तर की बात करी। वो बात अलग है, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी, लेकिन बाकी समितियों ने भी 3 ही स्तर की बात करी थी, जिसमें LM सिंघवी समिति भी शामिल है। बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी और इनके साथ साथ जो PK थुंगन समिति थी, इन तीनों समितियों ने मुख्य तौर पर 3-3 स्तरों की बात करी। इसका जो आंसर है आपका सही, आपने जल्दबाजी में केवल 2 पर टिक नहीं करना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2 और 3 दोनों ने किया था। ठीक है, केवल अशोक मेहता समिति थी जिसने 2 स्तर की बात करी थी। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो भाग 5 है वो संघ से संबंधित है, संघ के अधिकारियों से, संघ की जो व्यवस्था है पूरा उससे संबंधित है। भाग 5 में 148 से 151 तक का उल्लेख है किसमें? संविधान में महालेखा परीक्षक का। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। गलत हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के अनुसार अपना पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति से नियुक्त जरूर करता है लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है। यह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं होता। ये वाला आपका सही है। आपको पूछा है सही कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा आपके सही हैं। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, पानीपत का जो युद्ध बाबर ने जीता था उसमें बाबर की सेना काफी ज्यादा छोटी थी। जो दिल्ली सल्तनत का उस समय सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसके पास सेना काफी ज्यादा बड़ी थी। बाबर के जीतने के कई सारे कारण थे। बाबर का तोपखाना था, बाबर की सैन्य कुशलता उसका कारण था, अफगानों में जो फूट थी वो भी इसका कारण था, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो बाबर की तुलगमा नीति को माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय को आकलन करने की विधियां 3 होती हैं। एक है आय विधि, एक है व्यय विधि, एक है उत्पाद विधि। वितरण विधि करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में कौन सा शहर उभरा था? देखिए, कुषाण शासकों की जो पहली राजधानी थी वो पेशावर थी। उस समय इसे पुरुषपुर कहते थे। कुषाणों की जो दूसरी राजधानी बनी बाद में वो मथुरा को बनाया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए, आजाद दस्ता ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी उस समय शामिल थे। इनको हजारीबाग जेल में रखा गया। बाद में ये जेल से फरार हुए और इन्होंने आजाद दस्ता नामक एक दल बनाया था जो भूमिगत होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाता रहता था। तो कौन से व्यक्ति से संबंधित है जयप्रकाश नारायण? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। नीति निदेशक सिद्धांत कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या यह सही है आपका? पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। DPSP कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। DPSP को आप कानून के द्वारा या कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ठीक है,
नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, क्या ये सही है आपका? ये वाला भी सही है। वाद योग्य नहीं है मतलब आप इनको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपको ये नहीं मिल रहे हैं। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। मंत्री परिषद का तात्पर्य क्या होता है? कुछ दिन पहले भी हमने इस सवाल को देखा था। देखिए, मंत्री परिषद में आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन वहां पर हुआ था कि राज्य मंत्री, उप मंत्री कौन कौन होते हैं। सबसे ऊपर तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। आमतौर पर दो ही तरह के मंत्री भारत में बनाए जाते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक व्यवस्था यह भी संविधान में दी गई है कि अगर आप चाहें तो किसी भी मंत्रालय में अगर आपको लगे कि कैबिनेट मंत्री के साथ कोई सहायक मंत्री और चाहिए, तब की जाती है उप मंत्री की नियुक्ति, जो राज्य मंत्री से नीचे का पद होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने इसका क्रम भी देखा था, उसमें कैबिनेट मंत्री, फिर हमने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं यानी राज्य मंत्री हैं, और फिर उसमें देखा था जो उप मंत्री होते हैं। आमतौर पर इन्हें ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन पहले यह व्यवस्था करी गई थी कि ऐसा नियुक्त कर सकते हो आप एक ही मंत्रालय में। अगर आपको लगे कि कैबिनेट मंत्री के साथ और राज्य मंत्री के साथ और सहायकों की आवश्यकता है तो उप मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यही इनका वरीयता क्रम भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या क्या चीजें हुई देखिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई थी। पहला कथन तो आपका गलत है। ब्रिटिश सरकार इस दौरान उन सभी को रिहा करने के लिए तैयार थी जो अहिंसक वाले थे, यानी जिन्होंने हिंसा करी उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो ऑप्शन पहला वाला जो कथन है वो तो गलत है। जो केवल राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ने को तैयार थे अंग्रेज। ठीक है, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस समझौते के तहत कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर लेती है कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सही है। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था, कुछ समय के लिए रोक दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, असफल रहा, वापस आए, दोबारा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आपके सही है, पहला वाला गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न कथनों में से सही को बताना है। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करना, मान्यता देने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को है 342 आर्टिकल के तहत, ना कि राज्यपाल को। तो पहला वाला गलत है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, ये वाला कथन सही है। अगर किसी राज्य में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है या घोषित करना है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि दूसरे राज्यों में उसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ हो तभी घोषणा होगी। उस राज्य में हो सकता है उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना मिला हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस राज्य में मिलना चाहिए तो वो वहां पर दे सकता है। इसके लिए दूसरे राज्य में भी ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो आपको पूछा है सही कौन सा है, केवल सेकंड वाला कथन आपका सही है। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया। बाद में शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। सबसे पहले इसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में 3 भाषाओं को, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा शामिल थी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जोड़ी गई 71वें संशोधन के द्वारा। आपको पूछा है कौन कौन सी जोड़ी गई, पहली, दूसरी, तीसरी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय ओरिएंटेड है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है? तो गणित ओरिएंटेड भाषा इनमें से कौन सी है? यह है आपकी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है, गणित ओरिएंटेड भाषा के रूप में जानी जाती है। आईपी वर्जन 6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। जो आईपी वर्जन 6 वाला प्रोटोकॉल है हमारा, IPv6 है, यह 128 बिट के आईपी एड्रेस से संबंधित है, यानी यह 128 बिट के आईपी एड्रेस को परिभाषित करता है। इससे पहले का जो वर्जन था आईपी वर्जन 4 जो था वो 32 बिट के आईपी एड्रेस को परिभाषित करता था। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा को इधर से उधर ले जाने के लिए बसेस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। इन बसों में डेटा बस, एड्रेस बस, नियंत्रण बस शामिल होती है। अनियंत्रण बस ऐसी प्रकार की कोई भी बस नहीं होती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? सबसे फास्ट मेमोरी है इनमें कैश मेमोरी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए कौन सी वेबसाइट है, इनमें से कौन सी सोशल मीडिया साइट है? आप सभी जानते हैं लिंक्डइन का नाम होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो लिंक्डइन होती है आमतौर पर ये नौकरी या रोजगार या पेशेवर चीजों के लिए होती है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो श्रृंखला यहां पर दी गई है। अगर हम इस श्रृंखला में आप देखेंगे तो यहां पर कितना अंतर है? 1 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। यहां पर हमें नहीं पता, लेकिन यहां का हमें पता है कि यहां पर 25 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पैटर्न आपको दिखेगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपके 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो यहाँ पर 4 का अंतर है। यहाँ पर 56 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। 65 में 16 अगर जोड़ेंगे तो 81 आएगा, यानी यहाँ पर इसके बाद 4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा और फिर 5। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो संख्या है ये 65 है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन सा अक्षर समूह निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? यहाँ पर आपने बताना है। देखिए सिंपल सा था, यहाँ पर ए है, फिर बी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, फिर डी और फिर ई। ऐसे ही सी, डी, फिर यहाँ पर ई आ जाएगा। इस तरीके से आगे चल रहा था। यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। यहाँ पर जी है, यहाँ पर ये एच होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पर करना, जी एच और फिर यहाँ पर आई आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, 8 मित्र 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलिए साथ साथ में इनको बैठाते हुए चलते हैं। 2 पंक्तियां आपको दी गई हैं इस तरीके से। शुरुआत में हमने देखा कि 8 मित्र जो हैं 2 पंक्तियों में बैठे हैं एक दूसरे की ओर मुंह करके, यानी इधर के लोगों का मुंह इस तरफ है तो इनके मुंह को इस तरफ कर देते हैं। इस तरीके से 4 लोग इधर बैठे होंगे, 4 लोग आपके इधर को बैठे होंगे। ठीक है, पहली पंक्ति दी है कि जो ए है वो डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है, यानी ए के दोनों तरफ बी और ई बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी तो हम बैठा नहीं सकते तो आगे इसको लेकर चलेंगे। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोनों में और ई और एफ सबसे बाएं कोनों में बैठे हुए हैं। इधर वाले लोगों के लिए दायां इस तरफ हो जाएगा राइट और लेफ्ट इधर है। जिनका मुंह इधर की साइड है उनके लिए इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। ठीक है, इसने कहा कि एच और सी दाएं कोने पर बैठे हैं, तो एच को यहां पर बैठा देते हैं, सी को यहां पर बैठा देते हैं, दोनों राइट में आ गए। फिर इसने कहा ई और एफ बाएं कोनों पर हैं, तो ई को इधर बैठा देते हैं और एफ आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला, यदि जी है एफ के बगल में बैठा है, ये हमारा एफ है, इसके बगल में बैठा हुआ है जी। ठीक है, अब उसने एक बात कही कि ए और डी जो है ये आमने सामने हैं, तो एक ही जगह खाली बचती है ये वाली, या तो ए यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। ठीक है, लेकिन उसने एक लाइन और बताई कि बी और ई का पड़ोसी है, तो एक तरफ उसके बी बैठेगा, एक तरफ उसका ई बैठेगा और बीच में बैठेगा ए। तो ए यहां पर बैठा हुआ है, डी यहां पर बैठा हुआ है। ये बैठ गए सारे के सारे लोग। आपको पूछा है बी के सामने कौन है, तो बी के सामने आपका जी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो अंग्रेजी शब्दकोश से संबंधित आपने बताना है। सबसे पहले शुरुआत के दोनों अक्षर तो सभी में बराबर हैं। अब आपको तीसरे अक्षर को देखना होगा। सबसे आखिर में देखिए ओ है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर ए है। ये ए वाला सबसे पहले आएगा यानी कि 3, उसके बाद आपका ओ आ जाएगा यानी कि 1, उसके बाद आपका टी आ जाएगा यानी कि 5, फिर आपका U और अंत में W। तो 4 और 2, 3 1 5 4 2 इसका सही विकल्प होगा। 3 1 5 4 2। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। देखिए
यहाँ पर 5, 7, 11 और अंदर 24 लिखा गया है। इसमें क्या पैटर्न हो सकता है, चलिए देखते हैं। 7 × 5 35 होता है, 35 में से 11 घटाया 24 बच गया। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, हमें केवल पहले 24 बनाना है, तो 24 इस पैटर्न से तो बन रहा है। दूसरा यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। 9 अट्ठे आपका 72 हो गया, 72 में से 15 गया 57 बच गया, इस पर भी लागू होता है। 12 तिहां 36 में से 3 गया तो 33 बच गया। ऐसे ही 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 91 में से 21 घटेगा तो 70 बचेगा और 70 ही आपका आंसर है, यानी जो पैटर्न हमने पकड़ा वो सही था। अगला सवाल है, धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। आपने पहले इसका एक चार्ट बना लेना है। देखिए किसने कहा है, बयान किसने दिया है, धीरज ने दिया है। तो हम शुरुआत करेंगे धीरज से, ठीक है। धीरज ने कहा कि इसकी जो माँ है वो संदीप की माँ की, यानी संदीप की जो माँ है वो इसकी इकलौती पुत्री है। संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है धीरज की माँ, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। वही बताना था, धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है, ये उसकी बहन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। निम्न वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आलेख क्या होगा। तो वेन डायग्राम आपने बनाना है। इसमें सबसे अच्छा कौन सा वाला वेन डायग्राम होगा, इलायची, मसाले, धनिया के बीज, इसको आपको बनाना है वेन डायग्राम में। देखिए इलायची और धनिया के बीज सारे के सारे क्या होते हैं, दोनों मसाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा वर्ग होगा मसाला, ठीक है। इसी मसाले में कुछ मसाले इलायची हैं, कुछ मसाले आपके धनिया के बीज हैं, तो ये वाला वर्ग आपका सही बन जाएगा, ठीक है। दी गई आकृति को पूरा करना है कि यह आकृति किससे पूरी होगी। तो ऊपर की साइड दोनों तरफ तो एक जैसे हैं, यानी नीचे की साइड भी दोनों लगभग एक जैसे आएंगे, ये तो क्लियर हो गया। तो इससे मिलता जुलता आपने देखना है, ये वाला तो होगा नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, यही वाला बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, सुमन पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और वामावर्त दिशा में 45 डिग्री फिर से मुड़ गई। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। अब देखिए इसका सबसे पहले आपने दिशाओं को यहाँ पे निर्धारित कर लेना है, दिशा वाला चार्ट बना लेना है। इधर आपका उत्तर है, इधर आपका दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर आपका पूर्व है। सुमन का मुंह अभी किस तरफ है, पूर्व की ओर है, ठीक है। यहाँ से सुमन दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब इस दिशा की ओर उसका मुंह है, उसका दाईं ओर होगा इस तरफ। तो जब वो 90 डिग्री मुड़ेगी, एक एंगल ये जो पूरा होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, तो पूरा 90 डिग्री आकर के यहाँ पर अब दक्षिण की ओर उसका मुंह है, ठीक है। फिर दिया है कि वामावर्त दिशा में वह 45 डिग्री मुड़ जाती है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है, यानी कि सुमन इस दिशा में चलेगी, घड़ी की उल्टी दिशा में। यहाँ से वामावर्त यानी उल्टी दिशा इस तरफ, तो 45 डिग्री आपका यहाँ पर आ गया। अभी सुमन यहाँ पर है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाती है, 45 डिग्री ये और 45 डिग्री यहाँ पर। अब यहाँ पर वो आ गई, क्लॉकवाइज घूम के, क्लॉक इसी तरह आपकी चलती है। अंत में वो किस दिशा में है, तो इधर आपका पश्चिम है, इधर दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम में वो स्थित है। ऑप्शन बी, ठीक है। अगला, एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, पीछे से राहुल का स्थान 19 है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए एक लाइन है जिसमें ये बताया गया आपको कि टोटल 39 बच्चे हैं, जिसमें पीछे की साइड से राहुल का स्थान कितना है, 19, आगे की साइड से कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह का आपको दिया हो रैंकिंग वाले में, आपको टोटल दिया गया है, आपको एक तरफ से उसका स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ से पूछा गया है, ऐसे में आपने क्या करना है, टोटल को रख लेना है, दोनों तरफ के जो स्थान है उनको प्लस करना है। यानी एक तरफ का तो आपको दिया नहीं गया है, हम उसे x मान लेते हैं, दूसरी तरफ आपको दिया गया है और उसमें से 1 घटा देना है। इसमें से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 इधर, ये 39 है ही आपके पास, 18 इससे माइनस गया, 21 आंसर होगा। तो एक दिशा से उसका जो स्थान है वो 19 है, तो आगे से उसका जो स्थान होगा वो 21 हो जाएगा। ऐसे में आपने इसको करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का मॉक टेस्ट है, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और कोशिश करेंगे हर हफ्ते या 10 दिन में ऐसे ही एक मॉक टेस्ट को लगाने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 100 कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।